मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थियों, आपका मुकेश माहेश्वरी गुरुकुल आईसीएस में स्वागत है। आइए मैं आपको मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, मध्य प्रदेश की जो लोक संस्कृति है, जनजाति परिदृश्य, उन सब के बारे में आज से क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। और ये नया सेशन है और इस सेशन में मैं आपको जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, सबसे पहली चीज जो होती है कि हाउ दिस स्टेट इज क्रिएटेड। व्हेन वी स्टार्ट a particular local general knowledge for a particular state, so we have to start from how it is formed. This must be the first topic to get the clear understanding about the state. Okay, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, पुनर्गठन को पढ़ेंगे। पुनर्गठन के बाद हम इसका इतिहास पढ़ेंगे। पहले मध्य प्रदेश क्या है और मध्य प्रदेश क्या रहा है। ठीक है, क्या है, दिस इज द व्हाट लेटेस्ट और द करंट सिनेरियो। उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हम देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन एमपी, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। पुनर्गठन से आशय तो यह होता है रीऑर्गेनाइजेशन, इट वाज देयर, अर्लियर इट वाज देयर, लेकिन इसको रिशफल किया गया है, रिकंस्टिट्यूट किया गया है। इसकी यूनिट्स पहले भी थी लेकिन मध्य प्रदेश के नाम से नहीं थी या मध्य प्रदेश के नाम से थी। तो हमारा जो पुनर्गठन है वो मध्य प्रदेश के नाम से कोई स्टेट नहीं था, इसलिए इसका पुनर्गठन, पहला जो पुनर्गठन 1956 का है वो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन से संबंधित है। लेकिन इसका दूसरा पुनर्गठन जो ठीक 44 साल बाद 1 नवंबर 2000 को हुआ, वो मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पुनर्गठन है। अब मध्य प्रदेश है अस्तित्व में 2000 में और उसका पुनर्गठन हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ उससे सेपरेट हुआ। तो इस तरह से हम दो पुनर्गठन की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो 1956 में पुनर्गठन हुआ, 1 नवंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1 नवंबर की मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है हर साल 1 नवंबर को, सिंस दिस इज द फॉर्मेशन डे ऑफ एमपी। 1 नवंबर ऑफ 1956 जिस दिन मध्य प्रदेश का पहला पुनर्गठन हुआ था। तो हम पुनर्गठन, आप सारणी भी ऐसे बनाए जब आप पढ़े, तो इसी तरह से आप देखिए पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप ऐसे करें फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने अपनी किताब में इसी तरह से दो टेबल दिए कि जब 1956 में हुआ था तब क्या, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और उसके बाद में जब हुआ तब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। एनीवे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राज्य पुनर्गठन संबंधित नहीं है। राज्य का तो एक संसदीय पार्लियामेंट्री जो रजिस्ट्रेशन, उसके माध्यम से फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन कुछ अन्य व्यवस्थाएं होती है जिसके लिए हम अमेंडमेंट पे जाते हैं। तो हम पॉलिटी के तहत इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पुनर्गठन जो है वो 1956 में हुआ और दूसरा जो है 2000 में हुआ। इसमें क्या हुआ था, तो मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना, फॉर्मेशन ऑफ दी मध्य प्रदेश। और इसमें जब आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से सेपरेट होना, छत्तीसगढ़ का पृथक्करण, यानी मध्य प्रदेश था, यहां मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रदेश बनाया गया। वो कैसे बनाया गया, ये एक मेजर इशू है और इसी को, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको इसी संदर्भ मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को देखना है। अब मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की हम जब बात करेंगे तो हमें इसके पहले का इतिहास में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास। ये पुनर्गठन एक राजनीतिक इतिहास होता है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक इकाइयां होती है, इन इकाइयों को हमको इंटीग्रेट करना होता है, या तो सेपरेशन या इंटीग्रेशन, दोनों प्रोसेस चलती है पुनर्गठन में। जिलों का पुनर्गठन, सेपरेशन एंड इंटीग्रेशन, हर जगह पे आपको देखना, या तो सेपरेशन होगा या इंटीग्रेशन होगा या दोनों चीजें होगी। यहाँ पर हम देखें तो 1956 में इंटीग्रेशन भी हुआ है और सेपरेशन भी हुआ है। अब उसको हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, अब आप इसको उठाइए, इसके नीचे चलाइए,
जो मैंने आपको ये बताया ना, दो पार्ट, फर्स्ट पुनर्गठन, तो अब इसके नीचे जो है आपको फिर फर्दर इसको डिवाइड करना चाहिए। और ये डिवाइडेशन कैसे होगा? फर्स्ट पुनर्गठन का एमपी फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे हुआ? तो उस समय मध्य प्रदेश जो है ये इस फॉर्म में नहीं था, कैसे लाया गया? तो हमें पता है मध्य प्रदेश लीडिंग टूवर्ड्स दिस शेप एंड साइज, इसके लिए उसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी से गुजरना पड़ा। सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो 1854 में इट वाज फॉर्म्ड, और दूसरी जो यूनिट थी इसकी वो सीपी बरार था, जिसको मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, जो ये है ये 1861 में आया था, इसके लगभग 7 साल बाद। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं इनको देखना आपको चाहिए। इसकी डेट याद रखना आसान है, 2 नवंबर 1866 और हमारा 1 नवंबर 1956, तो 2 नवंबर को आया था। खैर, सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या थी एक्चुअल में? क्या कि जब मराठे मध्य प्रदेश में आए थे तो सीन चेंज हुआ। पहले मराठे नहीं थे मध्ययुग के पहले, मध्ययुग में धीरे धीरे मध्ययुग के अंतिम समय में मराठा राज्य का फॉर्मेशन हमको पता है कि किस तरह से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब शिवाजी ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य क्रिएट कर लिया था, वो कर लिया था उन्होंने 1680 में ही, उनके डेथ के पहले। और 1680 में उनकी डेथ हुई थी, उसके पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य सौंप के गए थे अपने उत्तराधिकारी संभाजी को। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने एक जो अष्टप्रधान बनाए थे उसमें एक पेशवा हुआ करता था। पेशवा ने 1720 में हिंदू पातशाही का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो बालाजी जो बाजीराव थे हिंदू पातशाही 1740 तक उन्होंने शासन की हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सब चीजें क्लियर करूंगा। वो पेशवा ने पूरे विश्व, पूरे भारत में हिंदू पातशाही या हिंदुत्व का साम्राज्य इस दिशा में काम करना शुरू किया। उसके तहत उन्होंने अलग अलग टेरिटरी को अपने कैप्चर करना शुरू कर दिया था, विशेषकर मुस्लिमों से वो छीनते जा रहे थे, और जो हिंदू राज्य थे उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। जैसे बुंदेलखंड में छत्रसाल के साथ बाजीराव के संबंध हुए, तो इस तरह की उनकी डोमिनेंस की जो एक अप्रोच थी, उससे उन्होंने इंटायर इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया था। वो उड़ीसा में कटक से लेकर अटक तक हिंदू पातशाही, यही उनका सिद्धांत था। खैर, तो उन्होंने, पेशवा ने अपने झांझा कैप्चर करते जाए अपने साम्राज्य को, फिर बाद में उन्होंने देखा विशाल हो गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको डिवाइड किया इन द सेंस कि एक एक क्षेत्र जो है उन्होंने कुछ छत्रपों को सौंपे, और ये छत्रप जो थे मराठा छत्रप, जैसे शक करते थे, शकों का शासन भी छत्र प्रणाली के तहत था, उसको हम देखेंगे स्थित। तो ये इनका जो मराठा शासक इन्होंने नियुक्त किए थे, उसमें यहां पर जो है सिंधिया को यह प्रांत मिला था, चंबल ग्वालियर वाला एरिया, और यहाँ पे मालवा में जो है होलकर आए थे, ये होलकर का इलाका था। ठीक है, तो अब इधर की तरफ जो है यहाँ पर उस समय छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठावाड़ का विदर्भ जो है ये इधर वाला एरिया, तो ये सीजी, विदर्भ, ये सब जो है ये अलग अलग यूनिट्स में थे, लेकिन यहां पर भोंसले आ गए थे। भोंसले यहां तक चले गए थे, भोंसले यहां गोंडवाना, महाकौशल, नीचे बालाघाट, छिंदवाड़ तक भोंसले का साम्राज्य हो गया था, महाकौशल के निचले हिस्से तक। ठीक है, ये पूरा भोंसले के अधीन आ गया था। ठीक है, यहाँ पे सिंधिया थे, यहाँ होलकर थे, इधर गुजरात की तरफ में गायकवाड़ थे। खैर, तो इस तरह से इन्होंने अपना एक छत्रप शासन व्यवस्था स्थापित की थी। और इसमें जो है जब ये वाला इलाका मराठों के तहत आया, अब ऐसा माना गया है, हिस्ट्री बोलती है कि दिल्ली को या भारत को अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं छीना, मराठों से छीना था। हालांकि छीना दिल्ली किससे था आपको बता दें, मुगलों की शासन व्यवस्था थी उस समय, मुगलों का राज था, लेकिन
मुगल जो है वो सिंधिया, महादजी सिंधिया ने तो उनको अपना कठपुतली बना दिया था, और जो आलम शाह, उनको ले जाके आलम शाह को दिल्ली के भगोड़े सरदार हो गए थे, भगोड़े जो है राजा हो गए थे, जिनको उनके ही जो वकील लोग हैं उनको अपदस्थ करके भगाए जा रहे थे, वो कभी बिहार में कभी, तब जाके सिंधिया जो है उन्होंने इंटरफियर किया, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति थी मराठा। सिंधिया ने एक मार्च किया, दिल्ली में ले जाके उनको बिठाया, और तब से दिल्ली पे सिंधियाओं का प्रभाव था या मराठों का प्रभाव था। एनीवे, तो दिल्ली को छीनना, दिल्ली तो पंगु हो चुका था, मुगलों का शासन पंगु हो चुका था, मराठा बहुत बड़ी शक्ति थी, और अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा दुश्मन वो मराठा राज्य ही लग रहा था। तो ऐसे समय में दिल्ली के जो क्लेश थे ये सब दूर दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पे आपको बता दें तब तक क्या है, गवर्नर शासन प्रणाली चल रही थी। गवर्नर जो बंगाल में बैठता था उसने बहुत कोशिश की कि यहाँ से इनको अपदस्थ किया जाए। 1818 अंतिम चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा अंग्रेजों और मराठों का युद्ध, 4 युद्ध हो चुके। चौथे युद्ध में उन्होंने इनसे ये सब क्षेत्र धीरे धीरे लेना शुरू कर दिए थे। सिंधिया से नर्मदा, उसको नर्मदा कहते थे, नर्मदा को अंग्रेज, तो नर्मदा वाला, सागर नर्मदा वाला जो क्षेत्र है वो ले लिया था। होलकरों से जो है पूरा अपना नर्मदा के निचला हिस्सा जो है पूरा, वो निमाड़, नर्मदा, ये वाला इलाका जो है ये होलकरों से छीन लिया था, और एक तरह से इनको अपने अधीन कर लिया था। रेजिडेंट बिठा देते थे सहायक संधि के तहत, और अपनी सेना रख लेते थे इनके खर्चों पर। यही थी वेलेजली की सहायक संधि। एनीवे, और ये भोंसले था, तो यहाँ से इन्होंने, अंग्रेजों ने महाकौशल आदि को छीनना शुरू किया। यहाँ पे इनको कब्जे में लिया, यहाँ पे इनको कब्जे में लिया, मतलब अपने नियंत्रण में लिया। शासन इनका बने रहने दिया, लेकिन नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया था। ये उस समय की स्थिति। तो अंग्रेज जहां पे भी जाते थे वहां एक नई प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट करते थे, और उन्होंने यहाँ पर भी एक प्रशासनिक व्यवस्था क्रिएट की थी। मालवा सेंट्रल इंडिया एजेंसी में उन्होंने हैमिल्टन नामक एक एजेंट को बिठा दिया था, और इसमें उन्होंने एक मालवा एजेंसी जो बनाई थी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी मालवा, जिसमें मालवा खुद था प्लस बुंदेलखंड था प्लस बघेलखंड था। ये मालवा एजेंसी बनाई उन्होंने एक, और एक उन्होंने फिर इसमें मध्य भारत को मिला दिया, मध्य भारत यानी सेंट्रल। तो इसको मालवा एजेंसी को उन्होंने नाम दे दिया सेंट्रल इंडिया एजेंसी। पहले मालवा एजेंसी, देन इसमें मध्य भारत को जब असिमिलेट किया तो इसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी का नाम दिया। सो नाउ इट बिकम्स द सेंट्रल इंडिया एजेंसी इन 1854। ये हो गई। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी एक अलग कंसेप्ट था उधर का, जिसके तहत आप देखेंगे यहाँ पे उनका प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर, बाद में यहाँ पे एक रेजिडेंट भी बैठने लगा, यहाँ पे एक प्रशासक, यहाँ पे भी उनका एक रेजिडेंट बैठने लगा। 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। यहाँ के रेजिडेंट वगैरह जो थे उनको मार के भगाया गया था, और शहादत खान के नेतृत्व में होलकरों ने इनको सहायता दी थी विद्रोहियों को, इनके खिलाफ। अब इधर जो बुंदेलखंड था, दिस वाज द बुंदेलखंड एंड दिस वाज द बघेलखंड एरिया, पूर्वी रियासतें कहलाती। ये बघेलखंड इस तरह से था, बड़ी टेरिटरी थी। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और चंबल, मध्य भारत, ये वाला जो इलाका था, ये सब अंग्रेजों ने यहाँ पे एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। मध्य भारत एंड बरार जो है वो आप देखेंगे, मध्य भारत एंड बरार, वो ये वाला एरिया था, मध्य भारत एंड बरार। ये सीपी बरार था। सीपी बरार में महाकौशल, छत्तीसगढ़, विदर्भ ये था। विदर्भ क्या है? विदर्भ का कंसेप्ट, ये विदर्भ है और इसमें 8 जिले, 16 जिले हैं टोटल। उन 16 जिलों में से जो 8 जिले हमको मिले थे, उनमें से 4 जिले जो है बरार के थे और 4 शेष विदर्भ के थे। ये भी विदर्भ का ही पार्ट कहलाता था। ये एज ए होल इट इज कॉल्ड एज द विदर्भवाड़ा। तो इस तरह से एक्चुअल में क्या, बरार निजाम के अधीन था। हैदराबाद का निजाम जो है वो बरार के ऊपर नियंत्रण रखता था। उस हैदराबाद के निजाम से बरार को 1903 में लिया और 1900
37 में उस बेरार को पूरी तरह से अंग्रेजों ने विदर्भ, ये जो विदर्भ वाला हिस्सा है, सेंट्रल प्रोविंस है, इसका पार्ट बना दिया। तो सेंट्रल प्रोविंस बरार जो है वो पहले तो मध्य भारत के रूप में आया, सेंट्रल प्रोविंस के रूप में आया, मध्य प्रांत, सॉरी ये मध्य प्रांत है, ये मध्य भारत, ये याद रखिएगा। तो ये मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, इसमें जब बेरार को जोड़ा गया तो ये मध्य प्रांत एवं बरार हो गया। 1903 में जोड़ा गया, लेकिन उसके ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं था। 1937 में जाकर जब बेरार इसमें शामिल कर लिया गया, कहा गया निजाम को, भाई हम पैसा दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व है, लेकिन पूरी प्रशासनिक व्यवस्था हमारी चलेगी। तो इस तरह से मध्य प्रांत एवं बरार ये 1937 में हो गया, और ये स्वतंत्रता तक 1947 तक सीपी बरार इस तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में था। और स्वतंत्रता के उपरांत ये किस तरह से रिशफल किया, उस चीज को हमको देखना है। जब रीऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, अब आप देखिए यहां पर जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है वो, और जो हमारा सीपी बरार है वो दोनों ही पूरे मध्य प्रदेश में डोमिनेंस है। ये वाला पार्ट जो है अब डोमिनेंट क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया, अन्यथा सीपी बरार का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। अंग्रेजों ने, जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक व्यवस्था हम देखें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं, जो ए बी सी स्टेट की कैटेगरीज बनाई गई थी। एक डी बी कैटेगरी थी जिसमें सिर्फ अंडमान निकोबार को रखने के लिए डी कैटेगरी क्रिएट की गई थी। हमारे यहाँ पार्ट ए जो था, ये विभिन्न पार्ट्स थे कैटेगरी वाइज, जिसमें सम स्टेट्स वेयर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। ए पार्ट में हमारे यहां से जो है ये सीपी बरार था, ठीक है, मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत एवं बरार। बी में मध्य भारत था, सी में जो है वो भोपाल था। अब आपको बता दें, यहां पर पहले विंध्य भी यही था। विंध्य प्रदेश 1948 से 1950 तक यहां रहा। ये तो 1947 28 मई को जैसे ही अस्तित्व में आया था 1948, तब से ये इसी स्टेटस में रहा, बी फ्रंट। लेकिन सी कैटेगरी में पहले विंध्य को जो है 1950 में विंध्य प्रदेश को यहां लाया गया, ठीक है, मार्च 1950, प्लस इसमें जो है भोपाल भी शामिल किया गया। भोपाल बाद में आया है ना, जून 1949 प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था, तब जाके भोपाल इसमें मिला, अन्यथा शुरू में मिल सकता था। जब हमने ये कहा, हमारे कैबिनेट मिशन में प्रावधान था कि रियासत जो अंग्रेजों के नियंत्रण में, उनको ये ऑप्शन दिया गया था, जो स्वतंत्र है वो तो सब मिलेगी ही भारत में, लेकिन जो अंग्रेजों के नियंत्रण में है उनको लेकर ये कहा गया था कि जो भी रियासतें हैं, देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर, है ना, तो जितनी भी हमारी 547 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो दे वेर गिवन वन ऑप्शन, इधर दे कैन मर्ज इनटू इंडिया यूनियन और दे कैन गो फॉर देयर सेपरेट स्टेटस इंडिपेंडेंट। ये प्रावधान था, इसका फायदा उठाया था कुछ ने। इसका एक फायदा भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह ने, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी था, उसने उठाया, और काफी पॉलिटिकली बहुत एक्सेसिबल था, बहुत ज्यादा अप्रोचेबल था। और अंग्रेजों के साथ इसके संबंध, कुछ लोगों ने कहा कि हमीदुल्लाह भी एक लेख आया था दैनिक भास्कर में, तो ये कोई देश का स्वतंत्रता संघर्ष था, ये कोई राजनीति नहीं थी। वहां पे दलदल की राजनीति में देश को फंसाने वाली राजनीति नहीं थी, ये पूरी तरह से पूर्णतः भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष था। और इस स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी वो ये चाहते थे कि लोगों का हृदय परिवर्तन करके हम उनको हमारे साथ भारत की मजबूत एकता का हिस्सा बना लें। फुट डालो राजनीति वाली, जो फुट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी, उसको काउंटर जो गांधी जी चाह रहे थे
वो इस नीति से चाह रहे थे, हृदय परिवर्तन की नीति थी उनकी। खैर, अब क्या समझेंगे आज के लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको अंधभक्त बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखें, भोपाल में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 1936 में ही प्रजामंडल आंदोलन क्रिएट कर दिया था, स्थापित कर दिया था, जिसके तहत हर देशी रियासत में प्रजामंडल दल बनाए गए, एक सेटअप बनाया गया और मांग की गई कि हमें यहां पर इस रियासत के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहिए। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, प्रजामंडल आंदोलन निरंतर संघर्ष करता रहा। इसका ही यह परिणाम था कि कई सारी रियासतें जो है भारत में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए आगे आई थी। इसका भी एक प्रभाव था, यही एक प्रभाव नहीं था, वन ऑफ द फैक्टर। हमारे कई राजा महाराजा पूरी तरह से देशभक्त थे। वो चाहते थे कि देश का एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा है, भारत की प्राचीन गौरव गाथा को वो भी समझते थे। वो तो सब 19 चीज को बता दूं कि यहां पर आप देखें, भोपाल में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 1936 में ही प्रजामंडल आंदोलन क्रिएट कर दिया था, स्थापित कर दिया था, जिसके तहत हर देशी रियासत में प्रजामंडल दल बनाए गए, एक सेटअप बनाया गया और मांग की गई कि हमें यहां पर इस रियासत के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहिए। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, प्रजामंडल आंदोलन निरंतर संघर्ष करता रहा। इसका ही यह परिणाम था कि कई सारी रियासतें जो है भारत में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए आगे आई थी। इसका भी एक प्रभाव था, यही एक प्रभाव नहीं था, वन ऑफ द फैक्टर। हमारे कई राजा महाराजा पूरी तरह से देशभक्त थे। वो चाहते थे कि देश का एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हो रहा है, भारत की प्राचीन गौरव गाथा को वो भी समझते थे। वो तो सब 19 चीजों को पढ़ते थे, रामायण महाभारत को। एनीवे, तो ये जो मुस्लिम रियासतें थी, उनमें से कुछ जूनागढ़, भोपाल, ये कुछ सिरफिरी रियासतें थी, जिन्होंने वक्त की नजाकत को नहीं समझा। हमीदुल्लाह तो अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहते थे। इनके संबंध गांधी जी से थे, नेहरू जी से थे, सबसे थे। इसका मतलब ये नहीं गांधी जी चाहते थे कि ये सेपरेट रहे। गांधी जी ने इसको कई बार कहा भी होगा कि भाई ये देश की एकता का सवाल है, अखंडता का सवाल है, लेकिन गांधी जी जो है वो किसी पर अपनी जो इच्छा है वो नहीं थोपते थे, पर वो संवैधानिक तरीके में विश्वास करते थे। और ये जो हमीदुल्लाह है, ये सिर्फ अंग्रेजों से इसके जो अच्छे संबंध है, इसके कारण ये देश में विलय नहीं चाहता था। और इसके कारण यहां पर नहीं रहा एक समाचार पत्र निकाला रतन भाई का। और इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर शंकर दयाल शर्मा के नेतृत्व में एक प्रजामंडल आंदोलन चला, जिसने भोपाल के नवाब को मजबूर कर दिया कि वो भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो लेटर है उसमें साइन करे और भारत में भोपाल की जो रियासत थी वो उसका विलय हुआ। तो इस तरह से विंध्य प्रदेश और ये भोपाल, तो सबसे आखिरी में मिलने वाली जो थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो भोपाल थी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब जो है बुंदेलखंड पहली रियासत थी जिसने इंडिया यूनियन में शामिल होना स्वीकार किया था। ठीक है, खैर, तो यहां पर आप देखिए विंध्य प्रदेश का ये स्ट्रक्चर है, ये सी कैटेगरी का है। हमारे यहाँ डी कैटेगरी तो कहीं पे भी भारत में अंडमान निकोबार के अलावा लागू नहीं होती। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये 3 कैटेगरी के थे। इन्हीं को लेकर हमने मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन किया था। अब देखिए आप मध्य प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन में ये मध्य सीपी बरार से क्या क्या आया। सीपी बरार, इससे क्या आया, तो इससे ये सीजी भी आया, सब आया, लेकिन विदर्भ के 8 जिले माइनस हुए। एक कैटेगरी में सीपी बरार को रखा गया था, भारत के अन्य जो एक कैटेगरी के राज्य उनके साथ में सीपी बरार मध्य प्रदेश में मिला। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का उदय हो रहा है 1956। सीपी बरार मैंने आपको बताया था 1861 से है। सीपी बरार जब 1947 में स्टेट की कैटेगरी बनी तब ये अस्तित्व में आया। सीपी बरार के नाम से फिर से एक कैटेगरी के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो पहले सब एक कैटेगरी राज्य में ये राघवेंद्र राव यहाँ के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये और पंडित रविशंकर शुक्ला इसके सीएम थे। ये सीपी बरार को हमने मध्य प्रदेश में शामिल किया।
ये मध्य प्रदेश में मिलने वाली जो रियासतें उनकी बात हो रही है। उस समय सीपी बरार में टोटल मिलाकर जो हम देखें तो मध्य प्रदेश में शामिल होने वाली रियासतें 15 थी, जिनमें से एक सीपी बरार के अधीन जो थी वो नर्मदापुरम एक संभाग हुआ करता था, उसमें थी। पहले नर्मदापुरम संभाग 1893 में आया, 1913 में खत्म कर दिया गया था। इसी के तहत एक मकड़ाई थी, मकड़ाई पर इसका प्रभुत्व था। ये मकड़ाई जो है वो हमारे पास आई, बाकी 14 जो है छत्तीसगढ़ में थी। एनीवे, तो विदर्भ के 8 जिले हमको मिले। ये 15 रियासतों की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। विदर्भ के 8 जिले छोड़कर बाकी हमारे इसमें मिले, जो 8 जिले माइनस हुए, बाकी शेष सीपी बरार इंक्लूडिंग सीजी सही से सीपी बरार मिला, लेकिन माइनस क्या हुआ? विदर्भ के 8 जिले। विदर्भ के 8 जिले अमरावती, अकोला, यवतमाल, भंडारा, बुल्डाना, चांदा, नागपुर, वर्धा, ये 8 जिले जो है चले गए। ठीक है, अब सीपी बरार की ये कहानी रही। अब मध्य भारत को देखें। मध्य भारत से क्या आया? मध्य भारत से एक ही चीज माइनस हुई, शेष मध्य भारत पूरा मिला। एक चीज माइनस भी हुई, 2 चीज प्लस हुई, शेष तो मिला है। एक चीज माइनस हमने क्या की कि जब पिंडारियों का दमन करने अंग्रेज लोग निकले, जो सिंधिया है उनकी तरफ से लड़ने वाले, लूटमार करने वाले सैनिक माने जाते थे, ठग थे, पिंडारी लोग थे। पिंडारी लोगों को काफी आतंक था या नर्मदा घाटी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में। जब इनका कर्नल हिस्लाप ने इनका दमन किया तो उस समय इनको बहुत परेशानी हुई दमन करते समय। तब इन्होंने कोई फुट डालो राज करो, तो इन्होंने पिंडारियों में फुट डालने की कोशिश की। एक तो सिंधिया को अलग कर दिया कि आप कोई सपोर्ट नहीं करोगे, और दूसरा जो करीम खान इसका नेता था उसको कहा कि भाई मैं तुमको टोंक का नवाब बना दूंगा, तुम क्या चाहते हो? तो बोले टोंक दे दो मुझे। तो बोले ठीक है, टोंक का नवाब दे दूंगा तुम इनका दमन करने में। तो ये पिंडारियों का जयचंद बन गए। तो ये टोंक का नवाब जो है इसको यहां बिठा दिया टोंक में। अब टोंक के नवाब ने ये बोला कि मैं जहां का हूं वो है विदिशा का सिरोंज। तो ये भाई सिरोंज जो है इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, सिरोंज मैं नहीं छोड़ूंगा, यहां का तो मैं मूल नवाब हूं, मतलब किंग टाइप। तो बोले चल ठीक है, तेरे को सिरोंज भी दे देते हैं। तो टोंक की नवाबी दी और उसके अंतर्गत सिरोंज दे दिया इसको। सिरोंज एक ऐसा शहर है, आश्चर्य का विषय है कि यहां पर जो है दूसरी मंजिल, ऊपरी मंजिल पर जो है सेकंड फ्लोर पर दुकानें लगती है, और सीढ़ी से ग्राहक नहीं जाते, वो ऊंट पे बैठ के जाते हैं, उनके पैरेलल हो जाते हैं और तब उनकी खरीदी बिक्री करते हैं। मलमल खरीदते थे, जींद वगैरह जो छिपा वगैरह है, उस कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी, ये किए हुए वस्त्र खरीदते थे ज्यादातर यहाँ से। बर्तन वगैरह भी यहाँ पे बहुत मशहूर रहे सिरोंज के, पीतल वगैरह के। तो सिरोंज एक ऐसी जगह थी। अब ये सिरोंज जो है इसको हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई आप टोंक के नवाब का सिरोंज पे था, तो हमने कहा कि ये सिरोंज तो हमारा है। जब राजस्थान बन रहा है, हम बन रहे हैं, कि पुनर्गठन सभी का चल रहा था उस समय 1953 के तहत ही पूरे राज्य का फिर से पुनर्गठन हो रहा था। हमारा भी उसी अधिनियम के तहत हुआ है, फजल अली कमीशन के तहत हुआ है। ये 3 सदस्यीय था। न्यायमूर्ति फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, के.एम. पाडिक्कर एंड हृदयनाथ कुजरू इसके 2 अदर मेंबर्स वेयर देयर। 1953 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। 55 में इसने अपनी रिपोर्ट्स दी थी, ये भी याद रखिए, सन 55। और 1956 में इसके आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, संसद, भारत की संसद के द्वारा, जिसके तहत भारत में सब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। चलिए, तो हमने सिरोंज जो है ले लिया। अब प्रभुसत्ता का सवाल आया था कि भाई हमारा टोंक जो है अब राजस्थान को मिला है, तो टोंक के अधीन सिरोंज है, वो भी हमने कहा भाई ऐसे कैसे होगा कि राजस्थान जो है उसके अधीन यहाँ सिरोंज रहेगी। तो हमने सिरोंज उनसे ले लिया
और हमने क्या किया, सिरोंज के बदले में उनको मंदसौर जो है उसकी जो भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा है, यह सुनेल टप्पा हमने उनको दे दिया और सिरोंज हमने ले लिया, ये एक्सचेंज हुआ। तो यहां पर हमने क्या किया, माइनस किया हमने सुनेल टप्पा, प्लस किया सिरोंज को, ये हमको मिली, ये हमसे गई राजस्थान, और शेष पूरा मध्य भारत वो एज इट इज हुआ। अगर ये इशू नहीं होता तो यहाँ पे आपको ये फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवे, जो विंध्य प्रदेश है ये पूरा पूर्णतः मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, नया मध्य प्रदेश का विंध्य प्रदेश। इसमें 35 रियासतें थी, मध्य भारत में 25 रियासतें थी, इसमें 15, और आखिरी में जो भोपाल था वो मिला, एक ही रियासत थी ये भी पूरा। तो ये दोनों पूर्णतः आखिरी के दो, और ये दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है, इस चेंजेस को आपको ध्यान रखना है। चलिए, मध्य भारत जो है, जब सीपी बरार से शुरुआत कर लें तो सीपी बरार में जो है आप देखेंगे जो 1947, तो सीपी बरार जो है यहाँ पे राघवेंद्र राव मैंने गवर्नर बताया, और पंडित रविशंकर शुक्ला प्रथम मुख्यमंत्री इसके वो भी है, और पूरा जब मध्य प्रदेश बन जाता 56 में तब भी वही मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है। अब आप देखिए मध्य भारत को, मध्य भारत जब बनता है तो इसमें सिंधिया भी आता है और इसमें होलकर का भी भाग आ जाता है। इन दोनों की टेरिटरी यहां तक आती है, इसकी टेरिटरी कभी इधर भी जाती है, थोड़ा बहुत धार, उज्जैन, इस तरह से इसका प्रभुत्व होता है। तो ये जो सिंधिया और होलकर है, इन दोनों को मिलाकर मध्य भारत का गठन होता है 28 मई 1948, और मध्य भारत में जीवाजी राव जो आखिरी सिंधिया राजा रहे, जीवाजी राव सिंधिया, वो इसके राज प्रमुख बनाए जाते हैं। होलकर जो है वो यशवंतराव होलकर वो उप प्रमुख बनाए जाते हैं, और हम ग्वालियर 6.5 माह और इंदौर 5.5 माह इसकी राजधानी रहती है। जम्मू कश्मीर का प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये आप देखिए ग्वालियर और इंदौर दोनों के साथ मिलकर, यानी सिंधिया और होलकर के साथ में मध्य भारत आता है। इसकी लगभग 25 रियासतें होती है जो भारत मध्य प्रदेश में, नए मध्य प्रदेश में शामिल होती है। एनीवे, ये मध्य भारत की स्थिति। अब आपको बता दें कि जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का ये विंध्य प्रदेश है, इस विंध्य प्रदेश की कहानी यह है कि इसमें बुंदेलखंड भी है और बघेलखंड भी है। और बुंदेलखंड में जो है यहाँ पे कामता प्रसाद सक्सेना इसके पीएम बनते हैं, और यहाँ पे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, जिनके नाम पे रीवा विश्वविद्यालय का नाम है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके राज प्रमुख बनते हैं महाराजा मार्तंड सिंह देव, जुदेव। ये जो जुदेव है, मार्तंड सिंह जुदेव, ये राज प्रमुख थे। इन दोनों के अधीन ये दो अलग अलग क्षेत्र थे, और यहां पर ये बाद में जो है 1950 में जाकर इस विंध्य प्रदेश को हमने सी प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया, बी से, और यहाँ पर एक विधानसभा क्रिएट कर दी। सदानंद जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। ये मार्तंड सिंह देव जो है पहले व्यक्ति थे भारत में निर्दलीय सर्वाधिक मतों से चुनाव जीता था। इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता सर्वाधिक मतों से, करीब 6 लाख वोटों के आसपास से जीते थे। तो ये मार्तंड सिंह देव जो है, इनको एक और क्रेडिट जाता है कि जो भरतरी का जंगल है, रीवा सीधी तक जो विस्तृत है, वहां पर सीधी सिंगरौली के जंगल से इन्होंने मोहन नामक एक सफेद बाघ को पकड़ा था, ठीक है। तो ये इनकी
कहानी है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों, जब पूरा विंध्य प्रदेश को फिर से हम एक सी कैटेगरी के राज्य के रूप में स्थापित कर लेते हैं, यह कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है दोनों सेपरेशन का। और जो विंध्य प्रदेश होता है उसमें कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो इस तरह से चलता। मैंने आपको पहले ही बता दिया, भोपाल का असिमिलेशन जो है, भोपाल का इंडियन यूनियन में शामिल होना किस चुनौतीपूर्ण कार्य के माध्यम से संपन्न किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रजामंडल आंदोलन के नेता शंकर दयाल शर्मा, इन सब के प्रयासों से हमने भोपाल पे दबाव डालकर अंततः उनको मजबूर किया कि वो हमारे संघ में शामिल हो, क्योंकि हमारा हिस्सा है, आप ऐसे कैसे एजिटेट कर सकते हैं। खैर, तो और भोपाल जो है उसका नाम, जो गोंड राजा है भोपाल शाह, उनके नाम से भी पता चलता है भोपाल का नाम। फिर राजा भोज ने जब देखा कि ये तो भोपाल शाह का राज्य है, जब यहाँ पर उनका शासन उन्होंने स्थापित किया था, तब आपको बता दें उन्होंने भोजताल एक बहुत बड़ी झील बनाई थी, जो बहुत बड़ा वेटलैंड है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटलैंड भोजताल है, जो रामसर साइट में शामिल पहली हमारी साइट है। तो ये जो भोजताल है उसी के नाम पर वर्तमान भोपाल है। एनीवे, ये जो आपको मैंने बताया, इसके तहत मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, इसमें आपको छोटे बड़े जिले ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश का दूसरा पुनर्गठन जो हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन 2, ये ठीक 44 साल बाद 1 नवंबर को ही हुआ है। सन चेंज हो गया, 2000 हो गया। उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, जो 16 जिले जो है वो सीजी को चले गए, 45 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास बचे थे। ये डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन चला है। हमारे यहाँ 10 संभाग हैं और वर्तमान में 52 जिले हैं। 53वां जिला भी घोषित हो चुका है, 15 अगस्त को अस्तित्व में आएगा 2023 को। और आपको बता दें, ये जो जिले बने हैं, जब स्वतंत्रता के फॉर्मेशन के समय की बात करें तो एमपी 1956 में जब था, तब यहाँ पर जिलों की संख्या 43 थी। इसमें पहले भोपाल एक जिला बना था, सीहोर से अलग होके, राजधानी थी लेकिन जिला नहीं था, जिला बना। प्लस इसमें 1972 में ही 2 जिलों की घोषणा की गई थी। भोपाल 72 में ही बन गया, राजनांदगांव जो है 1973 में अस्तित्व में आया था। 1998 में बीपी दुबे, जो 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, बीपी दुबे की अनुशंसा पर जो है वो कुछ जिले बनना थे। वो जिले जो है वो हमारे 10 जिले बने थे, जिनमें से करीब 6 जिले मध्य प्रदेश को मिले। अब आपको बता दें 1998 में फिर सीधेव समिति की अनुशंसा पर फिर जिले बने थे, ये 16 जिले बने थे और हम जिले हो गए थे 45 + 16 = 61। ठीक है, लेकिन जब सेपरेशन हुआ हमारा पुनर्गठन तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए। इस 45 में हम प्लस हुए थे 2003 में, जब अनूपपुर प्लस अशोकनगर प्लस बुरहानपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। फिर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स फिर बनाए थे 2008 में, अलीराजपुर एंड सिंगरौली। झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली को बनाया गया। अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ था, अशोकनगर गुना से अलग हुआ था और बुरहानपुर खंडवा से। एनीवे, फिर 2013 में जाकर एक डिस्ट्रिक्ट और बना और हम हो गए 51। फिर हमने एक और 2018 में बनाया, एक डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी बनाया। ये हमने आगर मालवा बनाया था और ये हमने जो बनाया था ये निवाड़ी बनाया था। निवाड़ी सो फार एज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड, और इस तरह से हम 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ठीक है, निवाड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हो गया है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा है, पूछा जाए सबसे बड़ा जिला, और उसमें जिला का ऑप्शन छिंदवाड़ा भी हो और इंदौर भी हो, तो आप क्या लगाएंगे? हमेशा ध्यान रखिए, जब बड़े की बात होती है तो क्षेत्रफल, अदरवाइज कोट करना पड़ेगा पूछने वाले को कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, ये याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी नदी पूछी जाए यानी आपको
सबसे बड़ी निधि किसमें? वो लंबाई। ये क्षेत्रफल वाले जो मानक है वो पहले आएंगे। सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश भी दे रखा ऑप्शन और राजस्थान भी। राजस्थान क्यों? क्षेत्रफल। अदरवाइज उनको पूछना पड़ेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा, ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा में सबसे बड़ा, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो हमको कंफ्यूज कर सकती है, उन सबको मैं शेयर करता जाऊंगा। आज मैंने आपको ये बताया है, इसको मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्नोत्तर चलते हैं वो भी बताऊंगा। अब आपसे निवेदन है कि हमारी जो एक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डाल दी है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेहनत करके मैं किताबें बनाता हूं। आप उसमें इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को छोड़ाते जाइए। पहले उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन पे आना है, और इसके बाद आप जो मेरी थ्योरी की किताब है हिंदी इंग्लिश दोनों में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसमें जो हर चैप्टर के बाद में एक क्वेश्चन पेपर है, दिस इज जस्ट ए क्वेश्चन है, आप उसको वहां पे टिक करिए और फिर जो आखिरी का आंसर शीट है उससे मिलाइए कि आपके कितने सही लगे हैं, कितने सही बने हैं। उससे आपका जो स्टडी है उसकी क्या डेप्थ है वो सब आपको पता चलेगी। जय हिंद, जय भारत।